एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। भारत का संविधान हम सबको मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, मतलब बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और भी बहुत कुछ। लेकिन उन करीब 15 लाख लोगों का क्या जो इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारी सशस्त्र सेनाओं की। आज हम संविधान के एक बहुत ही खास और कह सकते हैं उतने ही विवादास्पद प्रावधान पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 33। ये वो अनुच्छेद है जो हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है या कुछ मामलों में खत्म भी कर सकती है। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि अनुच्छेद 33 क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसे संविधान में रखा ही क्यों गया, इसके पीछे की सोच क्या थी, और सबसे जरूरी सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत और एक सैनिक के व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान के बीच जो एक बहुत महीन रेखा है, उसे कैसे खींचा जाता है। इसके लिए हम संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती फैसलों को समझेंगे और इस पर जो ताज़ा बहस चल रही है उसे भी खंगालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। संविधान का भाग 3 जो हमें मौलिक अधिकार देता है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आत्मा कहा जाता है। लेकिन फिर उसी भाग में ये अनुच्छेद 33 एक तरह के अपवाद या एक्सेप्शन की तरह खड़ा है। ये कहता है कि संसद कानून बनाकर कुछ विशेष बलों के लिए इन अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकती है, मतलब सीमित कर सकती है या खत्म कर सकती है। पहली बार सुनने में ये बहुत कठोर लगता है। बेशक किसी के अधिकारों को छीनना नहीं, बल्कि 3 चीजें सुनिश्चित करना था: अनुशासन, व्यवस्था और कर्तव्यों का सही ढंग से पालन। आप सोचिए, सेना एक कमांड स्ट्रक्चर पर चलती है, वहाँ हर आदेश का पालन होना जरूरी है, खासकर युद्ध या तनाव के समय। अगर हर सैनिक को सार्वजनिक रूप से सरकार की नीतियों की आलोचना करने या यूनियन बनाकर विरोध प्रदर्शन करने की आजादी दे दी जाए, तो क्या वो कमांड स्ट्रक्चर बना रह पाएगा? नहीं, सही बात है। इससे तो पूरी ऑपरेशनल क्षमता पर ही असर पड़ेगा। बिल्कुल। एक सेना को एक इकाई की तरह काम करना होता है। बिल्कुल, यही इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है, कड़ा अनुशासन और कमांड की श्रृंखला बनाए रखना। दूसरा कारण है कुशल कामकाज। मान लीजिए किसी संवेदनशील ऑपरेशन की योजना बन रही है। अगर किसी सैनिक को कहीं भी आने जाने की पूरी स्वतंत्रता होगी तो मिशन की गोपनीयता भंग हो सकती है। इसी तरह सेवा में रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से बल की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू तो है ही, मतलब इन लोगों के पास ऐसी जानकारियां होती हैं जो अगर बाहर आ जाए तो देश के लिए खतरनाक हो सकती हैं। वही तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा। इन कर्मियों के पास बेहद संवेदनशील जानकारी होती है। उनके बोलने की आजादी को इसीलिए सीमित किया जाता है ताकि अनजाने में भी कोई खुफिया जानकारी लीक ना हो जाए। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, आप दुनिया के किसी भी बड़े लोकतंत्र को देख लीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सब ने अपनी सेनाओं के लिए विशेष कानून बनाए हैं जो उनके कुछ नागरिक अधिकारों को नियंत्रित करते हैं। ये एक वैश्विक जरूरत मानी जाती है। ये एक जरूरी बात है कि ये सिर्फ भारत में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम बलों या फोर्सेस की बात करते हैं तो आमतौर पे लोगों के दिमाग में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ही आते हैं। लेकिन क्या अनुच्छेद 33 का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित है या इसमें और भी लोग शामिल हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। संविधान बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये किन पर लागू होता है। पहली श्रेणी तो जाहिर है संघ के सशस्त्र बल, यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ लड़ाई करने वाले सैनिक ही नहीं, बल्कि गैर लड़ाकू कर्मचारी भी शामिल हैं। जैसे रसोइये, मैकेनिक, नाई, जो भी सेना के साथ काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर कोई सेना में मैकेनिक है तो उसके मौलिक अधिकार भी सीमित किए जा सकते हैं? ये तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वो भी उसी अनुशासित ढांचे का हिस्सा हैं। दूसरी श्रेणी है सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बल, यानी पुलिस और अर्धसैनिक बल। हाँ, इसमें हमारे सभी अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और राज्यों की पुलिस भी आ जाती है। ओह, राज्य पुलिस भी। जी। तीसरी श्रेणी है खुफिया या काउंटर इंटेलिजेंस के उद्देश्य से स्थापित कोई भी ब्यूरो या संगठन।
यानी हमारी खुफिया एजेंसियां जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और रॉ और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अधिकारी भी इसके दायरे में आते हैं। और एक चौथी श्रेणी भी है जो शायद संविधान बनाते समय उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगी होगी, लेकिन आज के डिजिटल युग में बहुत जरूरी हो गई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चौथी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो इन बलों, ब्यूरो या संगठनों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणालियों मतलब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में काम करते हैं। अच्छा, तो अगर कोई इन संगठनों के कम्युनिकेशन नेटवर्क को संभाल रहा है तो वो भी इसके दायरे में है। बेसिकली कोई भी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है, संसद कानून बनाकर उसके अधिकारों को नियंत्रित कर सकती है। और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु है। हाँ, ये संसद की विशेष और एकमात्र शक्ति है। कोई भी राज्य सरकार अपनी पुलिस के मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए कानून नहीं बना सकती। ये अधिकार भी संसद को ही दिया गया है। और ऐसा क्यों? ताकि देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में पूरे देश में एकरूपता बनी रहे और नियंत्रण केंद्र सरकार के पास हो। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने कई ऐतिहासिक कानून बनाए हैं, जैसे आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1967 और पुलिस बल अधिनियम 1966। बिल्कुल, पुलिस बल अधिकारों का निर्बंधन अधिनियम 1966। तो ये जो एक्ट्स हैं, ये असल में करते क्या है? मतलब कौन से अधिकारों पर पाबंदी लगाते हैं? ये कानून बहुत स्पष्ट रूप से कुछ अधिकारों को सीमित करते हैं, जैसे बोलने की आजादी पर रोक। मतलब प्रेस से बात नहीं कर सकते? प्रेस से बात नहीं कर सकते। संघ या यूनियन बनाने के अधिकार पर रोक, सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने या प्रदर्शन करने पर रोक और किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने पर भी रोक। इसके पीछे का मूल विचार वही है कि एक सैनिक या पुलिसकर्मी की भूमिका एक आम नागरिक से अलग होती है और उसके कर्तव्य की प्रकृति ऐसी है कि उसे इन नागरिक स्वतंत्रताओं को कुछ हद तक छोड़ना पड़ता है। तो ये कानून बोलने की आजादी और संघ मनाने जैसे अधिकारों को सीधे तौर पर सीमित करते हैं। अब यहाँ एक आम नागरिक के मन में सवाल आएगा कि ये तो मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा हनन है। क्या इसका मतलब है कि वर्दी पहनते ही आपके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं? इस पर अदालतों का क्या कहना है? क्या वो संसद को ये खुली छूट दे देती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ये पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। अदालतें इस संतुलन को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। ये सच है कि अदालतें अनुच्छेद 33 के तहत बने किसी कानून को इस आधार पर रद्द नहीं कर सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन वे इसकी व्याख्या जरूर करती हैं ताकि ये सुनिश्चित हो कि प्रतिबंध जरूरत से ज्यादा ना हो। इसका कोई उदाहरण है? कोई ऐसा केस जिसने इस संतुलन को स्थापित करने में मदद की हो? हाँ, एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला है लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वीपाल सिंह बेदी बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गहरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 33 का मकसद नागरिकों का एक ऐसा स्थायी वर्ग बनाना नहीं है जिनके पास कोई संवैधानिक संरक्षण ही न हो। मतलब ये नहीं हो सकता कि वर्दी पहनने का मतलब अपने सारे अधिकार खो देना हो। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका का ये कर्तव्य है कि वो सैन्य अनुशासन की जरूरत और एक सैनिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखे। यानी कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश की। लेकिन एक और मामला है रामस्वरूप बनाम भारत संघ, जिसने शायद संसद की शक्ति को और ज्यादा मजबूत कर दिया था। हाँ, उस मामले ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्थापित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा का पूरा आर्मी एक्ट 1950 ही संसद द्वारा अनुच्छेद 33 के तहत बनाया गया कानून माना जाएगा। पूरा का पूरा एक्ट? जी, पूरा एक्ट। इसलिए अगर आर्मी एक्ट का कोई भी नियम या प्रावधान किसी मौलिक अधिकार से टकराता है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो नियम गलत है। तो फिर क्या माना जाएगा? बल्कि ये माना जाएगा कि संसद ने जानबूझकर उस मौलिक अधिकार को सशस्त्र बलों के लिए संशोधित यानी मॉडिफाई कर दिया है। ओह, ये एक बहुत शक्तिशाली व्याख्या है। इसने आर्मी एक्ट को मौलिक अधिकारों की चुनौती से लगभग इम्यून कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेना अधिनियम को मौलिक अधिकारों का अपवाद माना जाएगा, उल्लंघन नहीं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और मुझे लगता है एक और मामला है जो इस बात को जमीनी स्तर पर और साफ करता है। मोहम्मद जुबैर बनाम भारत संघ का मामला, जो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा था। हाँ, वो एक बहुत ही ठोस उदाहरण है। वो एक मुस्लिम वायु सैनिक का मामला था जो धार्मिक कारणों से दाढ़ी रखना चाहता था, लेकिन एयरफोर्स के नियम इसकी इजाजत नहीं देते थे।
मामला अदालत में गया। अदालत ने वायुसेना के नियमों को सही ठहराया और कहा कि सशस्त्र बलों में अनुशासन, एकरूपता और निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। मतलब बल के सभी सदस्य एक जैसे दिखे, ये उसकी पहचान का हिस्सा है। सही कहा। इस फैसले से ये साफ हो गया कि धार्मिक स्वतंत्रता जैसे व्यक्तिगत अधिकार को भी सेवा की जरूरतों के हिसाब से सीमित किया जा सकता है। तो अदालतें एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि झुकाव अनुशासन और व्यवस्था की तरफ ज्यादा है। पर इन सब कानूनों और फैसलों के बीच एक मजबूत तर्क ये भी उभर कर आ रहा है कि ये पूरी व्यवस्था, ये कानून अब शायद पुराने हो चुके हैं। बिल्कुल, और ये आज की बहस का सबसे जरूरी हिस्सा है। डॉक्टर यूसी झा और डॉक्टर संगमित्रा चौधरी की एक किताब है ह्यूमन राइट्स इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इस किताब की एक समीक्षा भी है, जिसमें इसी बात को प्रमुखता से उठाया गया है। क्या कहती है वो समीक्षा? समीक्षा में कहा गया है कि भारत की सैन्य कानूनी प्रणाली आउटडेटेड यानी पुरानी और चलन से बाहर हो चुकी है। इसमें 1857 के विद्रोह के बाद बने ब्रिटिश कानूनों के बाद से शायद ही कोई बड़ा सार्थक बदलाव हुआ है। 1857 मतलब हम आज भी 150 साल से ज्यादा पुराने कानूनी ढांचे पर चल रहे हैं, कमोबेश। हाँ। और लेखक कुछ बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल उठाते हैं, जैसे क्या अनुशासन के नाम पर हर अधिकार को खत्म किया जा सकता है? वो पूछते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के वे अधिकार जिनसे अनुशासन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता, क्या उन्हें भी नकारा जा सकता है? वो कुछ ठोस सुधारों की वकालत करते हैं, जैसे कि सैन्य अदालतों में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित करना, सैनिकों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक बेहतर प्रणाली बनाना, और जिसे वो विक्टोरियन युग की समरी कोर्ट मार्शल प्रणाली कहते हैं, उसे खत्म करना। एक मिनट, इसी समीक्षा में एक बहुत ही चौंकाने वाला तर्क भी दिया गया है, जो पहली बार सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ, और ये इस बहस का सबसे दिलचस्प पहलू है। तो बताइए। लेखक के तर्क देते हैं कि अगर सैनिकों को अपनी रहने और काम करने की स्थितियों से जुड़े मामलों के लिए एसोसिएशन या संघ बनाने की अनुमति दी जाए, तो इससे वास्तव में अनुशासन और कुशलता घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ सकती है। एक मिनट, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हुई। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि यूनियन बनाने से अनुशासनहीनता आएगी, विरोध प्रदर्शन होंगे, और लेखक कह रहे हैं कि इससे अनुशासन बढ़ेगा। ये कैसे हो सकता है? उनका तर्क ये है कि जब सैनिकों के पास अपनी शिकायतों को रखने का कोई औपचारिक और संगठित चैनल नहीं होता, तो असंतोष अंदर ही अंदर पनपता है, जो किसी दिन अनुशासनहीनता के रूप में फूट सकता है। अच्छा। लेकिन अगर उनके पास एक मान्यता प्राप्त एसोसिएशन हो, तो वो अपनी समस्याओं को अनुशासित तरीके से कमांड के सामने रख सकते हैं। इससे कमांड को भी जमीनी हकीकत का पता चलेगा और समस्याओं को समय रहते सुलझाया जा सकेगा। इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा और वे ज्यादा प्रेरित महसूस करेंगे। ये एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है। ये वाकई एक अलग नजरिया है। तो ये सारी कानूनी बहस, ये पुराने कानून, इनका एक वर्दीधारी सैनिक के रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ एक अकादमिक बहस तो नहीं है। द लॉ पत्रिका का एक लेख भारतीय सैनिकों के मानवाधिकारों को एक उपेक्षित विषय कहता है। हाँ, और वो लेख इस मुद्दे के मानवीय पहलू पर जोर देता है। उसमें इस बात की विडंबना को उजागर किया गया है कि जो हमारी संप्रभुता के रक्षक हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीमा पर जान देते हैं, वे खुद अपने ही मौलिक अधिकारों से काफी हद तक वंचित हैं। उस लेख में 18वीं सदी के एक अंग्रेज कानूनविद विलियम ब्लैकस्टोन का एक बहुत ही मार्मिक उद्धरण दिया गया है। क्या है वो उद्धरण? ब्लैकस्टोन लिखते हैं, यह कितने खेद की बात है कि जिन लोगों की बहादुरी ने अक्सर अपने देश की स्वतंत्रता को बचाया है, उन्हें स्वतंत्र लोगों के राष्ट्र के बीच में दास्ता की स्थिति में रहना पड़ता है। वाह, ये लाइन तो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। स्वतंत्र लोगों के राष्ट्र के बीच में दास्ता की स्थिति में रहना, ये बहुत भारी बात है। तो फिर समाधान क्या है? अगर व्यवस्था पुरानी है और मानवीय चिंताएं भी हैं, तो हमारे सूत्र आगे का रास्ता क्या सुझाते हैं? सूत्र साफ तौर पर सुधार की ओर इशारा करते हैं।
किताब की समीक्षा में बदलाव की मांग को 3 मुख्य बिंदुओं में रखा गया है। पहला, सशस्त्र बलों से जुड़े कानून स्थिर हो गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, जबकि दुनिया के दूसरे लोकतंत्र अपनी सेनाओं को ज्यादा अधिकार और बेहतर कानूनी प्रक्रियाएं दे रहे हैं। हमें भी उस दिशा में सोचना चाहिए। और दूसरा, सरकार को सैन्य कर्मियों के अधिकारों और कर्तव्यों को आज के समय के हिसाब से फिर से परिभाषित करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि सेना में बेहतरीन प्रतिभाएं आएं और वहां बनी रहें, तो हमें उन्हें एक सम्मानजनक और आधुनिक माहौल देना होगा। और शायद अदालतों ने भी कुछ कमियों की ओर इशारा किया है जिसका समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल। याद है हमने लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वीपाल सिंह बेदी मामले की बात की थी? जी। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य न्याय प्रणाली में एक स्पष्ट कमी की ओर इशारा किया था। वो कमी थी कोर्ट मार्शल के फैसले के खिलाफ अपील का एक भी प्रावधान न होना, जो किसी गैर सैन्य यानी सिविलियन न्यायिक निकाय के पास हो। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप सोचिए, एक आम नागरिक को जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने के कई मौके मिलते हैं, लेकिन एक सैनिक के लिए कोर्ट मार्शल का फैसला ही लगभग अंतिम हो जाता है। कोर्ट ने इसे एक बहुत बड़ी कमी माना था। तो आज की चर्चा से ये तस्वीर साफ होती है कि अनुच्छेद 33 एक जरूरी संवैधानिक उपकरण है, जिसे एक खास मकसद के लिए बनाया गया था, हमारी सेनाओं में अनुशासन और कमान को बनाए रखना। ये एक असाधारण शक्ति है जो सिर्फ संसद को दी गई है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि ये संसद के हाथ में एक कोरा चेक नहीं है। न्यायपालिका ने समय समय पर इसे संतुलित करने की कोशिश की है और अब कानूनी विशेषज्ञों, विद्वानों और खुद सैन्य समुदाय के भीतर से इस व्यवस्था में सुधार की मांग बढ़ रही है। एक ऐसी व्यवस्था जो कई मायनों में आज भी औपनिवेशिक मानसिकता में फंसी हुई है। ये पूरी बहस राष्ट्रीय सुरक्षा की निर्विवाद जरूरत और एक सैनिक के व्यक्तिगत सम्मान और अधिकारों के बीच उस नाजुक संतुलन को फिर से खोजने के बारे में है। हमारे सूत्रों में यह बार बार उल्लेख है कि दूसरे लोकतंत्र अपने सशस्त्र बलों को ज्यादा अधिकार देने और उनकी कानूनी प्रणालियों को आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। आज के युग में जहां युद्ध तेजी से तकनीकी होता जा रहा है और सैनिक सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं बल्कि उच्च शिक्षित और कुशल विशेषज्ञ हैं, क्या अनुशासन का वो पुराना मॉडल जो बुनियादी अधिकारों को सीमित करने पर आधारित है आज भी उतना ही प्रासंगिक है, या फिर एक ऐसी प्रणाली जो अपने सैनिकों को ज्यादा अधिकार और सम्मान देती है वास्तव में एक ज्यादा प्रेरित, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा प्रभावी बल का निर्माण कर सकती है?